एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मैं आज आपको इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। इसमें मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो इस चैप्टर के अंदर यूज हुए हैं, इसके मीनिंग से लेके और किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में है, उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा वैसे चैप्टर नहीं है, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस है 4.1 एंड 4.2 और उसमें भी 4.1 में 2 और 4.2 में 4 क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर देखिए जितने भी टॉपिक्स मैंने इसमें कवर करे हैं वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ग्राफ वैसे अब आपके चैप्टर में नहीं है, बट फिर भी आप चैप्टर 3 में जो आपने ग्राफ सॉल्व करा था वही ग्राफ है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देकर और एक्सप्लेन कर दूंगी ग्राफ आप कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन का मीनिंग समझते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सबसे पहले हम इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का मतलब होता है जो कोई भी टर्म या कोई भी चीज इक्वल टू में लिखी हो। जैसे अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, इक्वल आ गया ना, इक्वल आ गया मतलब ये क्या है? एक इक्वेशन है। या लिख दूं x इक्वल टू 5, इसे भी हम इक्वेशन कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें भी इक्वल है। या फिर मैं कहूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ये भी एक इक्वेशन है। या सिर्फ x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब जहां इक्वल टू आ जाए दैट इज आप वहां से समझ जाएंगे कि ये एक इक्वेशन है। अब हमसे इक्वेशन क्या कही है, कैसी है? टू वेरिएबल्स में है। वेरिएबल्स मतलब ए बी सी डी जो हमारे मैथ्स में हम यूज करते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। यहाँ पे x वेरिएबल है, ये x और y दोनों वेरिएबल है। यहाँ पे x, y और z वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल मतलब जो भी हमारा एबीसीडी यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, तो इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं और इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हमसे क्या कहा? लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, यानी 2 वेरिएबल्स वाली ये वाली, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन कैसी है? 2 वेरिएबल्स में है और लीनियर है। अब लीनियर का क्या मतलब? लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? 1। जैसे कि मैं अगर कहूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पावर है 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? 1। जहां पे पावर ना लगी हो ना, आप समझ जाइएगा वहां पे पावर 1 है, तो ये क्या हो गई? हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2 और 1 में से 2, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पावर 2 होती है अगर हाईएस्ट, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तब भी देखिए 2 हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गई, ठीक है। अगर मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1, तो ये क्या होगी? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हम चैप्टर का नाम कंप्लीट करते हैं। लीनियर इक्वेशन समझ में आया? पावर हाईएस्ट 1 होना चाहिए इन 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, यानी इस टाइप की कोई इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर 1, इक्वल टू का साइन, यानी ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आया समझ में? कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स आप सभी कर सकते हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन का मतलब हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब इसको लिखने का तरीका। ठीक है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमेशा, जो भी हमारे इस टाइप के चैप्टर्स मिलेंगे आपको अलजेब्रा के, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबका आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे x और y क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, x और y वेरिएबल्स है, और वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है ना वो 0 नहीं हो सकता। a और b कांट बी 0, a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं 0 को छोड़कर। ठीक है, x और y वेरिएबल्स है, a और b कोई भी नंबर हो सकता है 0 को छोड़कर। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये 0 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए अगर a 0 होगा तो 0 इंटू एक्स, a की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो ये लीनियर इक्वेशन बनी, बची कहां, ये तो क्या हो गया, by प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर तो है मतलब, लेकिन वन वेरिएबल में हो गई ना ये तो, क्योंकि x और y है वेरिएबल दो, यहाँ तो एक ही बचा सिर्फ y। ठीक है, c को भी आप वेरिएबल मत समझ लीजिएगा, a b जो है वो x और y के कोफिशिएंट है, ये मैं भी आपको बता रही हूँ ये क्या होते। देखिए ये एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, दो वेरिएबल है। ठीक है, अब ये 3 और ये 4 क्या है, ये जो 3 और 4 है, जो नंबर्स x और y के साथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या है ये है कोफिशिएंट। ठीक है, अगर आपको ये सब पता हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे आगे जा सकते हैं। ये क्या है, इसको हम कहते हैं जिसके साथ x y कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये x और y होते हैं वेरिएबल्स। क्लियरली समझ में आया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में a और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। a कोफिशिएंट ऑफ x है, b कोफिशिएंट ऑफ y है, c कांस्टेंट टर्म है, यानी a b और c की जगह नंबर आएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में a b और c से शो करा है, बट जब आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो इन जगहों पे नंबर्स होंगे। ठीक है, और इक्वल में 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 3 4 कोफिशिएंट, x y वेरिएबल्स और ये कांस्टेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। तो देखिए यहाँ पे 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, 19 क्या है, कांस्टेंट, x और y क्या है, वेरिएबल्स। क्लियर। अब देखिए आपसे कई बार क्वेश्चन इस तरह का आएगा, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, मान लीजिए ये थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 19, और आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, इसमें से a b और c की वैल्यू निकालो। तो इसमें आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब सबसे पहले x की टर्म, ठीक है, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इक्वल टू के यहाँ होना चाहिए, देन इक्वल टू 0, इक्वल टू के आगे क्या होना चाहिए, 0। अब देखिए x y की टर्म तो ठीक है, बट 19 हमारा इक्वल टू के बाद है, यानी इसको यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई भी टर्म इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ आती है तो उसका साइन चेंज होता है, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। 19 यहाँ का है, कोई साइन ना हो तो वहां पे कौन सा साइन होता है, प्लस का, तो ये प्लस का है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये कन्वर्ट हो गई आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको निकालना है a b c की वैल्यू, बहुत आसान है, जो कुछ x के साथ है वो a यानी 3, जो कुछ y के साथ है वो b। साइन के साथ लिखिएगा, अगर माइनस का साइन हो, प्लस का साइन हो तो शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो अकेला है वो है c, क्योंकि माइनस का साइन है तो मैं माइनस भी शो करूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बुक में है, ठीक है, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो नाउ टॉपिक इज हाउ टू मेक एन इक्वेशन। आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्या होगा इसमें, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, किस तरह से, जैसे आपसे कह दिया गया इफ वी ऐड
cost of 3 kg apples and 4 kg grapes, we get a total of rupees 394. Write the equation. ठीक है, हमसे क्या कहा कि अगर 3 kg एप्पल्स और 4 kg ग्रेप्स की कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए तो टोटल क्या आएगा 394। इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स को हम मान लेंगे x, कितने हैं एप्पल्स 3 यानी 3x। कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स को मान लेंगे y, कितने हैं ग्रेप्स 4 kg तो 4y। ठीक है, और टोटल कितना आ गया? इजी है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है? कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स। 3 kg एप्पल्स की कॉस्ट 5 kg ग्रेप्स की कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा? राइट द इक्वेशन। ठीक है, यानी 3 kg एप्पल्स, एप्पल्स को अगर मैं x मान लूं तो 3x जो है वो इक्वल है किसके? 5 kg ग्रेप्स को अगर y मान लूं तो इसके। ये भी इक्वेशन हो गई। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो हम उसको भी सॉल्व करके आपको बता देंगे कि वो इक्वेशन किस तरह से बने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब कितने सॉल्यूशंस इसके निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूं x + y = 10, तो x की और y की कितनी वैल्यूज आ सकती है? तो देखिए, अगर मैं यहाँ कहूँ, सिंपल कहूँ, x अगर 1 हुआ तो y कितना होगा? 1 में कितना प्लस करें? 10 बनेगा 9, 10। 2 में कितना प्लस करें? 8, ये भी 10 बन जाएगा, है ना। 8 + 2 10। x अगर 3 हुआ तो 3 में क्या प्लस होगा? 7, 10। 4 प्लस करें तो ये भी 10 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यूज आती जाएंगी, हम जितनी चाहे उतनी ला सकते हैं, है ना। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है, एक इक्वेशन जब भी आपको इस तरह से दी होगी, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं, सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, तो इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफिनाइट मतलब कितने भी, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे पे डिपेंड कर रही है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की कुछ और आ रही है, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की कुछ और आएगी। इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू मान लूं 1 है तो x की 9 आ जाएगी, y की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूं तो x की 8 आ जाएगी। यानी एक वेरिएबल की वैल्यू अगर हम कुछ मान रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे की यहाँ पे चेंज हो रही है, और जितने चाहे उतने हम आंसर्स निकाल सकते हैं। इसलिए इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन है, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, जब हम वन वेरिएबल की बात करते थे तो इस टाइप की आपको इक्वेशन दी रहती थी, 3x = 12। तो इसमें तो एक ही आंसर आ सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए 3 मल्टीप्लाई का है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x = 12/3 4। इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकती वैल्यू, है ना। एक ही वैल्यू आ सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल से एक ही वैल्यू पे दूसरे की वैल्यू डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसमें आपका इनफिनाइट सॉल्यूशन से जाएगा, जितने चाहे उतने। अब कैसे निकालना है सॉल्यूशन, ये अभी हम देखेंगे। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया था, एक की आपको वैल्यू मानना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ लेट x = 0। x की वैल्यू मैं मान रही हूँ कि 0 है, तो x की जगह पे हम 0 रखेंगे। 3 × 0 + 4y = 24। तो 3 × 0 is 0 + 4y = 24। 4y 24 के बराबर है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ जाके डिवाइड, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इक्वल टू के उधर जब ट्रांसफर होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। 4 × 6 =
24, y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं x1 रख लूं, लेट x इक्वल टू 1, तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 24। 3 1 सा 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 24, यानी 4y कितना आ गया, 3 हम प्लस का है यहाँ जाके, माइनस 24 माइनस 3, 4y इज इक्वल टू 21। मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो मैं 4 को भी हटाऊंगी, 4 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ आके डिवाइड, 21/4। इस टाइप के क्वेश्चन 7th क्लास में भी हैं, 7th 8th क्लास में। अगर आपको बेसिक से समझना है बिल्कुल कि 3 वहां क्यों गया, 4 वहां क्यों गया, तो इसमें 7th 8th क्लास के जो लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन है आप उनको देख लीजिएगा। अब अगर मैं x को 2 मान लूं, लेट x इक्वल टू 2, तो देखिए 3 x की जगह पे मैंने 2 रखा, प्लस 4y इज इक्वल टू 24। 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 24। 6 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस, 4y इज इक्वल टू 24 माइनस 6, 4y की वैल्यू आ गई 18। अब देखिए मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, 4 भी हटाना है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ जाके डिवाइड, 4 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 4। पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा बहुत कैंसिल हो सकता है, 2 9 से 18 एंड 2 2 से 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9/2। फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए मैंने नहीं करा। तो देखिए हमने यहाँ x और y की 3 वैल्यूज निकालनी। x जब 0 था तो y 6, x जब 1 था तो y 21/4, x जब 2 था तो y 9/2। इसी तरह से आप x की वैल्यू 3 4 5 6 जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन करने को आएगा तो आप कितनी वैल्यूज निकालेंगे, आपको ये चीज क्वेश्चन में मेंशन होगी। ठीक है, फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जिसमें हमने 3 सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है आपसे कहा जाए फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फाइंड 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो जितना भी आपसे एग्जाम में कहा है आप उतने सॉल्यूशंस निकाल दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसी के बाद मैं पहले आपको ग्राफ बता देती हूँ, चेक सॉल्यूशन बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास सारी वो है वैल्यूज, तो इसलिए मैं आपको ग्राफ बता देती हूँ। देखिए ग्राफ के लिए हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा, वो मैं यहाँ छोटा सा बना देती हूँ। x और y की वैल्यू के लिए x जब 0 था तो y 6 था, और ग्राफ के लिए हमें डेसिमल में वैल्यूज चाहिए होंगी। ओके, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, डेसिमल चाहिए पड़ेगा, तो उसको कैंसिल आउट कर दे। 4 5 से 20, डेसिमल लगाया, 4 2 जा 8, यानी 5.25। x जब 1 था तो 5.25, जैसे ग्राफ में एक डेसिमल प्लेस से काम हो जाता है। ठीक है, इसको भी करके देखिए, 2 4 जा 8, 2 5 से 10, 4.5। x जब 2 था तो 4.5। आई होप आपको याद आया होगा, हमने 3rd चैप्टर में ऐसे ही ग्राफ बनाए थे, है ना। ये आ गया x एक्सिस, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे बता दिया ताकि इन केस कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको करना आना चाहिए, वैसे ही आपके सिलेबस में अब है नहीं। तो ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 5 6 मार्क करते हैं, जो डार्क लाइंस होती है ना उन पे मार्क करा करिए। पहली डार्क लाइन पे 1, दूसरी डार्क लाइन पे 2। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये माइनस के सब। ठीक है, ये x x डैश, ये y और ये y डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 7 से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है ना। x जब 0 था, x जब 0 था तो y था 6, जैसे हमने 3.2 में करा था। ठीक है, x जब 1 था, x का 1 ये है, तो y था 5.25। तो देखिए 5 के बाद, ठीक है, दूसरी लाइन, ऐसे समझ पड़ते हैं इसको, ग्राफ में आप ऐसे समझेंगे, 5 के बाद इसके और इसके बीच में ना 10 लाइंस होती हैं, जो डार्क डार्क लाइंस के बीच में, इसमें बीच में एक हल्की सी लाइन दिख रही होगी, वो 5 होगी।
ठीक है, आप काउंट करेंगे तो हमें क्या करना है 5.2 यानी 5 के बाद 1 2 सेकेंड लाइन यहां कहीं होगी, ये आ गया आपका पॉइंट 1 5.25। तीसरा देखते हैं 2 जब था तो 4.5, 2 यहां होगा, 4 के बाद फिफ्थ लाइन, 4 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, यानी यहां पर 2 4.5, ठीक है। और इन तीनों डॉट्स को जोड़ते हुए जो स्ट्रेट लाइन जाए यही आपकी इक्वेशन की लाइन है। ये बन गया आपका ग्राफ। इक्वेशन मुझे अब याद नहीं है क्या थी, तो वो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे थर्ड चैप्टर में तो 2 लाइंस आती थी, इंटरसेक्ट होती थी। यहाँ पर अगर हम बात करें एक ही इक्वेशन दी है, ठीक है, जब हमें एक ही इक्वेशन दी है तो हमारा आंसर भी एक ही आएगा, ठीक है, एक ही आया हमारा आंसर, सिर्फ एक ही लाइन आएगी, ठीक है। आंसर मतलब लाइन, लाइन यहाँ पे एक ही आएगी। सॉल्यूशन क्या है इसका, तीनों ही पॉइंट इसके सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, देखिए लास्ट टॉपिक बचा है इसका, क्योंकि हमने रिमेनिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन, हाउ टू मेक इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, ग्राफ सब देख लिया। एक टॉपिक में गया है चेक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी होगी, उसके बाद हो सकता है एक या एक से ज्यादा आंसर्स दिए होंगे। किसी क्वेश्चन में एक भी दे सकते हैं या एक से ज्यादा भी, और आपसे कहेंगे कि बताइए ये आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने आंसर दिए हैं उतने बार सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 आंसर दिए तो मैं क्या करूंगी, पहले इस वाले को लेके चलूंगी, पहले ये चेक करते हैं ये इसका आंसर है या नहीं है, ये इक्वेशन है। तो पुटिंग x इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे दिया है तो मैं लाइक नहीं लिख रही, एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस इक्वेशन में मैं रख रही हूँ x को 0 और y को 2। हमेशा ध्यान रखना पहले वाला नंबर x होता है, बाद वाला y, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ 0 प्लस 2 इंटू y की जगह 2 इक्वल टू में जो है वही, तो 0 प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 4। अगर दोनों तरफ LHS RHS बराबर आ जाए तो यस, ये जो है ये सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। LHS RHS बराबर आ जाए तो, अगर यहाँ बराबर नहीं आए तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बार इसको भी चेक करते हैं ये सॉल्यूशन है या नहीं है। पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे भी 2, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ आया आपका 6। यहाँ पे आप ध्यान रखना है, यहाँ वहां ट्रांसफर कुछ नहीं होगा, वैल्यू पुट करके सीधे सीधे सॉल्व करना है, वरना आप यहाँ से 4 वहां ट्रांसफर कर दें तो वो गड़बड़ हो जाएगा। क्या 6 4 के इक्वल है? नो। LHS नॉट इक्वल टू RHS, और जब ये नॉट इक्वल टू आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो 2 2 है इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो सारे जितने भी टॉपिक्स थे हमारे इसमें कवर हो गए हैं। आई होप आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में जो आपकी एक्सरसाइज की वीडियो है वो अपलोड करूंगी, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, ताकि जो कुछ कंफ्यूजन आपका चैप्टर का यहाँ रह गया है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।